हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट चैप्टर दिसंबर माह का जो पहला चैप्टर है वो है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन मतलब डेली लाइफ में केमिस्ट्री जो आप लोग यूज करते हैं। ऐसे आप लोगों को लगता होगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग रेगुलरली जो यूज कर रहे हैं अपने आसपास हर एक चीज केमिस्ट्री है। ठीक, इस पेन के अंदर केमिस्ट्री है, जो इसके अंदर रिफिल भरा हुआ है, ये पेन जो बना हुआ है सब केमिस्ट्री है। ठीक है, ये पेपर केमिस्ट्री है, हर चीज केमिस्ट्री है। आप लोग घर में नमक खाते हैं, शक्कर खाते हैं, पानी पीते हैं, सब में केमिकल, सब केमिकल है ना, सब में केमिस्ट्री है। तो देखो जो भी हम लोग रोज यूज करते हैं जैसे नमक, शक्कर, पानी, साबुन, खाने का सोडा आप लोग सब जानते होंगे, जो मीठा सोडा बोलते हैं घर में रहता है। बेकिंग पाउडर जो केक वगैरह बनाने के लिए बेकिंग के लिए यूज करते हैं। व्यंजक चूर्ण पानी साफ करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। सीमेंट, कांच, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे मूर्तियां वगैरह बनती हैं, या हाथ में जब हड्डियां टूट जाती हैं तो जिसका उपयोग करते हैं। तो ये सब चीज जो है ये सब केमिस्ट्री में के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हम लोग को इस चैप्टर में इन सब के बारे में ही पढ़ना है। नमक के बारे में, पानी के बारे में, साबुन के बारे में, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण, सीमेंट, कांच और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले हम लोग पानी के बारे में पढ़ेंगे। जल सबको ही जानते हो, पृथ्वी का 3/4 भाग, 3/4 भाग क्या है, पानी से बना हुआ है। किस किस रूप में पानी है पृथ्वी में? समुद्र के रूप में, नदी के रूप में और झील के रूप में। मनुष्य का जो शरीर है, हम लोगों का जो शरीर है वो भी 70% जल से ही बना हुआ है। पानी जो है वो 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तीनों अवस्था में एकमात्र पानी है ऐसा चीज है जो तीनों अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। ठोस के रूप में जब पाया जाता है तो उसको बर्फ कहते हैं, द्रव के रूप में जब पाया जाता है तो जल कहते हैं, और गैस के रूप में जब पाया जाता है तो उसको भाप या जलवाष्प कहते हैं। सब जानते हैं ये चीज, ठीक है। बर्फ देखो, जब भी कोई चीज होता है ना तो किसी भी चीज का ठोस अवस्था अगर है तो वो भारी होता है, और द्रव अवस्था अगर वो है तो हल्का होता है। लेकिन पानी में उल्टा है, पानी ठोस अवस्था में हल्का है और द्रव अवस्था में भारी है। यहाँ पे लिखा है देखो, बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। मतलब 1 मिलीलीटर पानी का भार कितना होता है? 0.9 ग्राम। लेकिन पानी के 1 मिलीलीटर का भार कितना होगा? 1 ग्राम। तो इससे भारी है, बर्फ हल्का है और पानी क्या है? भारी है। इसलिए आप लोग ध्यान देते होगे या पढ़े होगे या देखे होगे कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं उसमें जो पानी बर्फ जम जाता है नदियों में, तो नीचे का पानी द्रव अवस्था में रहता है, जबकि बर्फ जो जमता है वो उसके ऊपर आ जाता है। या आप लोग घर में भी देखना, बर्फ जमा लेना फ्रिज में और पानी के ऊपर बर्फ को डालना तो बर्फ ऊपर तैरने लगता है, जबकि बर्फ क्या है? ठोस अवस्था में, तो उसको नीचे दब जाना चाहिए ना, पर नहीं, क्योंकि बर्फ क्या है? जल से हल्का है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बर्फ का घनत्व तो जल से कम होता है, ठीक है। और ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया कि नदियों में जो शीत प्रदेश होते हैं जहां पे ठंडी रहती है, वहां पे जो नदी है उसमें नदी का पानी जब जम जाता है तो ऊपर का पानी केवल जमता है और अंदर में पानी तैरता रहता है। तो बर्फ जो जमता है वो ऊपर रहता है, उसके ऊपर पूरा लेयर बना रहता है। बर्फ को फोड़ने से पता चलता है कि अंदर में नदी है, ठीक है। अब देखो ये जो रीजन है, ये जो बात है ना, बर्फ का घनत्व तो कम है और जल का ज्यादा है, ये बहुत फायदेमंद है। देखो कि प्रकृति ने इतना अच्छा बनाया है, इसी के कारण जलीय जीवन संभव है। अब शीत प्रदेश है, वहां पे कोई नदी है, नदी में जीव जंतु होंगे, मछली होंगे, शैवाल होंगे, बहुत सारे जलीय जीव जंतु होंगे, ठीक है। अब जब ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पानी जम जाता है, पानी जम जाएगा तो जो उसके अंदर जलीय जीव जंतु वो भी जम जाएंगे और मर जाएंगे ना। लेकिन वैसा क्यों नहीं होता है? क्यों वहां के जीव जंतु जिंदा रहते हैं? क्योंकि देखो पानी नीचे तैर रहा है, उसके ऊपर पूरा बर्फ लगा हुआ है, ठीक है। बर्फ ऊपर है और पानी नीचे है। बर्फ जो है वो ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। तो बर्फ तो ठंडा हो गया, लेकिन वो ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए अपनी ठंडी को पानी को ट्रांसफर नहीं कर रहा है तुरंत, धीरे धीरे पानी ठंडा होगा। तो पानी उतना ठंडा नहीं होता है बर्फ के जितना, इसलिए जलीय जीव जंतु क्या हो जाते हैं? जीवित रहते हैं। पानी का एक और गुण क्या है कि वो हर चीज को अपने में घोल लेता है, इसलिए उसको सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं। अब पानी को हम लोग उसकी कठोरता के आधार पर 2 प्रकार से बांट सकते हैं, एक मृदु जल और एक कठोर जल। मृदु जल मतलब जो साबुन के साथ जल्दी और अधिक झाग देगा वो मृदु जल कहलाएगा, और जो साबुन के साथ देर से और कम झाग देगा वो कौन सा जल कहलाएगा? कठोर जल। देखे होगे आप लोग कठोर जल, जब हम लोग साबुन लगाते हैं तो पानी जल्दी झाग बनता ही नहीं है, बल्कि साबुन ऐसे अवक्षेप बन के टुकड़ा टुकड़ा होकर के अलग होते जाता है, तो वो कठोर जल है ना। मृदु जल के उदाहरण क्या है? वर्षा का जल या आसुत जल, और कठोर जल का उदाहरण क्या है? समुद्र का जल, ठीक है। अब कठोर, तो अब हम लोग देखेंगे जल की कठोरता के कारण क्या है। तो जल की कठोरता के कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड में से किसी भी लवण का उपस्थित होना। मतलब पानी में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सल्फेट है या क्लोराइड है तो पानी कैसा होगा? कठोर। लेकिन अगर सोडियम का कोई लवण है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण है तो कठोर, और अगर सोडियम का कोई लवण है तो पानी क्या कहलाएगा? मृदु, ठीक है। तो जल को कठोर कब कहेंगे? जब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होंगे, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो,
कैल्शियम सल्फेट हो, या कैल्शियम क्लोराइड होगा, या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, या मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, तो हम लोग जल को क्या कहेंगे? कठोर। ठीक, लेकिन अगर सोडियम का कोई होगा तो उसको हम लोग कहेंगे मृदु। अब ये अगर ये पदार्थ पाए जा रहे हैं, जल कठोर है, साबुन से जल्दी झाग नहीं बना रहा है, ना तो पानी पीने योग्य है, तो उसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे सरल उपाय तो आप लोग जानते हो, सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं, मतलब सर्फ, जो घर में आप लोग कपड़ा धोने का सोडा यूज करते हो, तो जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं तो जल की कठोरता क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो एक उपाय ये है। ठीक, अब हम लोग ये देखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि साबुन के साथ जल्दी झागते, तो साबुन क्या होता है एक बार देख लेते हैं। तो साबुन उच्च वसीय अम्ल, फैटी एसिड, उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण होता है, जैसे कि C17H35COO Na, सोडियम स्टीयरेट इसको कहते हैं, ये साबुन है। ठीक है, साबुन कठोर, अब इस साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बनाता है कठोर जल? तो देखो ये साबुन का सूत्र है C17H35COO Na, और यहाँ पे हमने कठोर जल ले लिया, ये मैं जल ली हूं मान लो। ठीक है, जल के अंदर क्या है? कठोर जल है, मतलब इसमें से कुछ होगा जल के अंदर, कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, या कैल्शियम का सल्फेट होगा, या कैल्शियम का क्लोराइड होगा, या फिर मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, या मैग्नीशियम का सल्फेट और मैग्नीशियम का क्लोराइड, कोई भी एक होगा ना। तो यहाँ मैंने सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम लिख दिया, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसमें से कुछ भी एक लिख सकते हो ना, जो आपको मन करे। साबुन के साथ जब क्रिया करेंगे तो यहाँ से सोडियम को हटा देगा और यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा, और सोडियम इसके साथ क्रिया कर लेगा, यहाँ ये सोडियम के साथ आ जाएगा और ये सोडियम की जगह पे चला जाएगा, या फिर यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम चला जाएगा और सोडियम यहाँ आ जाएगा। तो देखो जो साबुन था वो टूट गया कि नहीं? साबुन टूट गया और कैल्शियम इसके साथ अवक्षेप बना लिया, ये अवक्षेप बन गया, और ये अवक्षेप कपड़े के ऊपर लग जाता है पूरा, और धीरे धीरे कपड़ा एकदम धुंधला होने लगता है, मलिन होने लगता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब कठोरता के प्रकार देख लेते हैं। दो प्रकार की कठोरता हो सकती है, एक अस्थायी कठोरता और एक स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता हम लोग कब बोलेंगे? जब ये दोनों होंगे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बस ये दोनों होंगे तो हम लोग बोलेंगे पानी अस्थायी रूप से कठोर है, मतलब वो परमानेंट नहीं है, उसकी कठोरता को आप दूर कर सकते हो। तो जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है तो पानी को अस्थायी रूप से कठोर बोलते हैं, और इस कठोरता को दूर करने के लिए या तो पानी को उबाल सकते हैं या फिर उसमें चूने का पानी मिला देते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं पानी को मिला रही हूँ, ये वाटर है, वाटर के साथ क्या है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब अस्थायी कठोर पानी है। ठीक, जब इसको उबालेंगे, यहाँ पे उबाल रहे हैं, उबालना, तो उबालेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, हमारा शुद्ध पानी मृदु जल अलग हो जाएगा और ये अवक्षेप के रूप में तैरने लगेगा। आप लोग देखे होंगे, जो लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रायपुर वाले एरिया में रहते हैं या मिडिल छत्तीसगढ़ में मध्य वाले भाग में रहते हैं, उन लोग तो अक्सर देखते होंगे कि पानी थोड़ा कठोर आता है, और जब वो लोग पानी को उबालते हैं तो पानी के ऊपर सफेद सफेद पपड़ी जम जाता है। तो वो जो सफेद पपड़ी जम जाता है वो यही है कैल्शियम कार्बोनेट। पहले पानी में ये होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसके कारण पानी खारा होगा। जब पानी को उबाले तो उसमें पपड़ी जम गया, ये पपड़ी ये है जो कि घुलता नहीं है पानी के साथ, ऊपर जमता है, फिर उसको छानेंगे, पपड़ी को अलग कर लेंगे और हमारा पानी कैसा हो जाएगा? साफ। ठीक, या फिर पानी में ये होगा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या कर सकते हैं? वही पानी को उबालेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या बनेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो अवक्षेप के रूप में अविलेय रहेगा, अवक्षेप बना लेगा पपड़ी के जैसा, पानी अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक, सेम रिएक्शन है ना। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? चूने का पानी मिला सकते हैं। चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, ये चूने का पानी इसी को बोल रहे हैं ना। तो इसको मिला दो तो जो इसके कारण अशुद्धि था ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा और पानी हमारा प्योर हो जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट वही पपड़ी के रूप में जम जाएगा। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को ना आप यही वाले रिएक्शन को, यहाँ पे मैंने कैल्शियम लिख के बनाया, आप यहाँ पे मैग्नीशियम लेकर के इस रिएक्शन को बनाना। ये एक ही होगा ना, ये गलत लिख दिया है मैंने, यहाँ पे एक ही बार होगा। ठीक, इसी रिएक्शन को आप, ये सही लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 2 होगा, ये सही है। ठीक, यहाँ पे भी 2 अब सही है, ये 2, तो यहाँ पे भी ये 2 है ना, ये करेक्ट लिखा हुआ था 2। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग अब मैग्नीशियम लेकर के ये वाले रिएक्शन को बनाना। यहाँ पे क्या आपको बनाना है? मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलेगा इधर? प्रोडक्ट आप लोग लिख करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो लिखना कि क्या मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्थायी कठोरता।
ये तो अस्थायी कठोरता था, देखो उबाल दिए या चूने का पानी मिला दिए तो कठोरता दूर हो गई। लेकिन कुछ ऐसी कठोरता भी है जिसको ऐसे उबालने से ठीक नहीं हो सकता या कुछ भी मिलाने से भी ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ परमानेंट उपाय करना पड़ेगा। तो वैसी कठोरता स्थायी कठोरता कहलाती है। अब वो किसके कारण होगी? ऑब्वियसली इसके कारण अस्थायी कठोरता थी, तो इन चारों के कारण स्थायी कठोरता होगी। तो अगर कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है या कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है पानी में, तो पानी को स्थायी रूप से कठोर बोलेंगे, मतलब उसको अस्थायी, उसको मृदु में नहीं बदला जा सकता आसानी से। तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट की उपस्थिति में पानी को क्या बोलते हैं? स्थायी रूप से कठोर बोलते हैं। और जब स्थायी रूप से कठोर है पानी, तो उसको कैसे मृदु करना है? तो कठोर जल के मृदुकरण की आधुनिक विधि। पहले तो हम लोग वही करते थे कि स्थायी रूप से कठोर है तो उसको फिर हम लोग नहीं कर सकते ना, सॉफ्ट मृदु जल में नहीं बदल सकते, तो ये तो हो गया। तो एक विधि हम लोग पढ़े, अगर अस्थायी कठोरता है पानी की तो उसको क्या करना है? उबाल देना है या चूने का पानी मिला देना है। ये पहले यही मेथड यूज किया जाता था, हर कोई उबाल करके पानी को कठोर से मृदु बनाता था। अब कुछ नई विधि आ गई हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है। एक है विपरीत परासरण विधि और दूसरी है आयन विनिमय विधि। तो इन दोनों विधि के द्वारा भी हम लोग कठोर जल को मृदु कर सकते हैं। तो सबसे पहला है विपरीत परासरण विधि, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इसमें परासरण नाम है, तो परासरण होता क्या है? तो परासरण क्या होता है? देखो, विलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। क्या ध्यान रखना है आपको? एक तरफ तनु विलयन लेंगे, एक तरफ सांद्र विलयन लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे तनु विलयन है, यहाँ पे सांद्र विलयन है, और साथ में बीच में दोनों विलयन को किससे सेपरेट करना है? अर्ध पारगम्य झिल्ली से। तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिया मैंने। अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब छन्नी है, वहां पे एक छन्नी, लेकिन ऐसी छन्नी है जो कुछ विशेष चीज को ही छानेगी, सब चीज को नहीं छानेगी ना, ठीक है। तो जैसे पानी के कण को छान देगी वो अपने में से, तो अर्धपारगम्य झिल्ली हम लोग इसलिए उसका नाम दिए हैं। तो इधर तनु विलयन ले लिए, इधर सांद्र विलयन ले लिए, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिए। तनु विलयन मतलब यहाँ पानी ज्यादा है और जो कुछ और कण पानी के अंदर होंगे वो कम है। सांद्र विलयन मतलब यहाँ पानी कम है, उसमें जो चीज घुला हुआ है वो ज्यादा है। पानी मतलब विलायक, ठीक है, विलायक, और जो कण है उसको क्या कहेंगे? विलेय। तो जहां विलायक ज्यादा है उसको तनु, और जहां विलायक कम है उसको सांद्र विलयन कहेंगे। तो यहाँ विलायक ज्यादा है, यहाँ विलायक कम है, इसलिए यहां से विलायक इधर की ओर आने लगता है, पानी के कण इधर आने लगते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। मतलब क्या है? परासरण में तनु विलयन, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा तनु विलयन से विलायक के कणों का सांद्र विलयन की ओर गमन परासरण कहलाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखे हैं विपरीत परासरण विधि, तो अब हमको क्या कराना पड़ेगा? उल्टा कराना पड़ेगा। विलायक यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ से यहाँ आना चाहिए था विलायक को, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? कम वाले भाग से ही विलायक को ज्यादा वाले की ओर भेजेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विपरीत परासरण। उसके लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे दाब लगाना पड़ता है। ये जो सांद्र वाला है ना, यहाँ भी मैंने फिर से बनाया है, देखो ये सांद्र है, ये तनु है, तो यहाँ पे दाब लगाते हैं, इसको जोर से दबाते हैं। जब बहुत दबाओगे तो देखो, इसको दबाओगे, इसका सरफेस कम कर दोगे, जगह कम कर दोगे, यहाँ पे जगह कम हो जाएगा, तो क्या होगा? पानी के कण यहाँ से इधर चले जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया ना, अर्धपारगम्य झिल्ली लिए हैं, वो पानी के कण को अपने आर पर जाने देगा, हर चीज को आर पर नहीं जाने देगा, तो पानी के कण इधर आ जाएंगे, यहाँ पे पानी का विलयन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ये है रिवर्स ऑस्मोसिस, या इसी को आरओ कहते हो। आप लोग आरओ का पानी पी रहे हैं, बोलते हो ना आरओ वाटर, तो आरओ में वही होता है कि जो पानी में जितने भी कठोर पदार्थ है ना, जैसे ये क्या है, मान लो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और ये नॉर्मल पानी है शुद्ध वाला, तो उसमें प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर के कारण पानी के कण क्या आ जाएंगे? इधर की ओर आ जाएंगे, और यहाँ पे शुद्ध पानी हम लोगों को या मृदु पानी हम लोगों को मिलेगा। तो ये आरओ का कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये आपको डायग्राम वगैरह बुक में दिया नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ। आपको बस नाम जानना है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए आरओ मेथड यूज कर सकते हैं, विपरीत परासरण विधि। या दूसरा मेथड क्या यूज कर सकते हैं? आयन विनिमय, रेजिन मेथड। इसमें क्या करेंगे? आयन का विनिमय होगा, मतलब कठोर जल में कौन से आयन है? कैल्शियम। कठोर जल में कैल्शियम का आयन है या मैग्नीशियम का आयन है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे? एक्सचेंज। किसके साथ? सोडियम के साथ। क्योंकि अगर सोडियम का आयन है, सोडियम का लवण है, तो पानी को मृदु जल कहते हैं ना, पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण है तो पानी को कठोर जल कहते हैं। तो हम लोग इसका एक्सचेंज किसके साथ कर देंगे? सोडियम के साथ। तो यहाँ पे देखो, ये डायग्राम बना है, यहाँ पे एक फिल्टर लगा है, ये मान लो ये फिल्टर है, ठीक है, रंध्र युक्त फिल्टर होता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी रंध्र युक्त पदार्थ। इस पदार्थ में सोडियम लगा रहता है और यहाँ से पानी आ रहा है, पानी के अंदर क्या है? कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम होगा। तो जब पानी इस रंध्र युक्त पदार्थ से गुजरता है ना, इसको इससे जब छन करके नीचे आता है पानी, तो कैल्शियम इसमें चिपक जाता है
और सोडियम यहां से निकल के इसमें आ जाता है। ठीक, कैल्शियम क्या होता है, उस जो झिल्ली है, ये जो रंध्रयुक्त पदार्थ है, इस पदार्थ में कैल्शियम या मैग्नीशियम जो भी वो चिपक जाएगा और जो सोडियम है वो उसकी जगह पे नीचे पानी में आ जाएगा। फिर पानी यहां से जाएगा और यहाँ पे फिर से एक बार छन्ने की क्रिया होगी, ऋणायन का विनिमय होगा और बाद में हम लोग को पानी कैसा मिलेगा, मृदु जल मिलेगा, शुद्ध पदार्थ मिलेगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस सोडियम, यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम यहाँ से क्लोरीन को ले लेगा और कैल्शियम को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो एक मेथड ये हो सकता है पानी को शुद्ध करने का, आधुनिक विधि। पीने योग्य पानी हम लोग किसको कहेंगे, पीने योग्य जल हम लोग जो स्वच्छ होगा, रंगहीन होगा, गंधहीन होगा और रोगाणु रहित होगा उसको पीने युक्त जल कहेंगे। ठीक, अब पीने युक्त जल बनाने के लिए हम लोग कैसे कैसे शुद्ध कर सकते हैं पानी को, फिटकरी डाल के शुद्ध कर सकते हो या ब्लीचिंग पाउडर डाल के शुद्ध कर सकते हो या लाल दवा जो बोलते हैं, मिलता है मेला वगैरह में, आप लोग देखेंगे लाल दवा बोलकर बेचते हैं। लाल दवा मतलब पोटेशियम परमैंगनेट होता है। या फिर क्लोरीन डाल करके जल शुद्ध करेंगे, ये भी आप लोग सुने होंगे कुएं वगैरह में क्लोरीन डालने आते हैं। या फिर अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनिक किरणों के द्वारा भी पानी को शुद्ध करने का आजकल फिल्टर आ गया है। फिल्टर आप लोग सुने भी हो, यूवी फिल्टर, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस छोड़ता है वो, जिससे उसमें जितने भी बैक्टीरिया और वायरस होंगे वो किल हो जाएं और पानी कैसा हो जाए, पीने योग्य हो जाए। अभी तो कोरोना टाइम पे बहुत ज्यादा ये यूवी फिल्टर वगैरह बिक भी रहा है ना। ठीक, नेक्स्ट है पानी का क्या उपयोग है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। विलायक के रूप में यूज होता है, कृषि के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है पानी, वस्त्र उद्योग में, पेपर उद्योग में, खनन उद्योग में, सारे इंडस्ट्रीज में पानी का यूज है, भाप इंजन, बॉयलर में। तो ये बताने की कोई चीज नहीं है। पानी, अब पानी पढ़ रहे हैं तो जल प्रदूषण आप लोगों को जानना है कि पानी में अगर कुछ अवांछित पदार्थ मिल गया तो उसको जल प्रदूषण कहेंगे। अब इसमें आप लोग जल प्रदूषण रोकने के उपाय लिख करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। या जो भी आप लोगों के दिमाग में पहले आता है जल प्रदूषण रोकने का, जो भी उपाय आपको समझ में आ रहा है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जल प्रदूषण रोकने का उपाय नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे एक एक करके। नेक्स्ट है साधारण नमक। पहला हम लोग, मैंने कहा था पानी का रोज यूज करते हैं तो हमने पानी के बारे में पढ़ लिया। अब नमक हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट है तो हम लोग नमक के बारे में पढ़ते हैं। साधारण नमक मतलब NaCl। कहाँ मिलता है, समुद्र के पानी में मिलता है। कितना मिलता है, तो 1 लीटर अगर समुद्र का पानी लोगे तो उसमें 30 से 35 ग्राम नमक मिल जाता है। कैसे निर्माण करेंगे इसका, नमक को कैसे निकालेंगे समुद्र के पानी से, तो ऐसे गड्ढा गड्ढा कर, समुद्र के किनारे थोड़ा दूर के क्षेत्र में जाते हैं, गड्ढा कर देते हैं और समुद्र का पानी ला के उस गड्ढे में भर देते हैं। बहुत दिन तक रखा रहता है गड्ढे में पानी, तो वाष्प बन के पानी उड़ जाता है वहां से और बाकी बचता क्या है, केवल वहां पे नमक बचता है। तो ऐसे गड्ढा करके पानी भर दिए, इसका वाष्पीकरण होते रहता है, समय के साथ पूरा वाष्प उड़ जाता है और बचता सिर्फ क्या है यहाँ पे, नमक। लेकिन ये नमक शुद्ध नहीं, इसमें और भी चीजें रहती हैं, रेत रहता है, अन्य पदार्थ रहता है, जिसको हम लोग कच्चा नमक बोलेंगे। अब इस कच्चा नमक का क्या करेंगे, शुद्धिकरण। इसमें जो भी एक्स्ट्रा पदार्थ है, HCl वगैरह डालते हैं, जो भी कच्चे पदार्थ हैं उसको शुद्ध कर देंगे, उसमें थोड़ा सा आयोडीन मिला देंगे ताकि नमक कैसा हो जाए, आयोडीन युक्त शुद्ध नमक हो जाए। वैसे भी आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए जिनके क्षेत्रों में आयोडीन की कमी है ना। आप लोग सब जानते हैं क्योंकि आयोडीन हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो हमको घोंघा रोग होता है ना, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, आयोडीन मिलाते हैं। अगर अधिक नमक खाने लगे तो क्या हो सकता है परेशानी, हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकती है। और अगर नमक कम खाते हो बहुत ज्यादा तो लो ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकती है। नमक का उपयोग क्या क्या है, तो देखो परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। परिरक्षक के रूप में जैसे अचार बनाते हैं ना, या कुछ ऐसी चीज बनाते हैं तो बहुत ज्यादा नमक उसमें डालते हैं। बहुत ज्यादा नमक डालेंगे तो क्या होगा, अगर कोई बैक्टीरिया ग्रोथ करने वाला है तो वो बैक्टीरिया नमक के कारण मर जाएगा। नमक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक। तो वो अचार बहुत दिन तक सुरक्षित रहेगा या वो खाद्य पदार्थ बहुत दिन तक सुरक्षित रहेगा। आप लोग चिप्स वगैरह भी खाते होगे तो उसमें ज्यादा नमक रहता है, आप लोग देखते हो। तो रीजन वही है, ज्यादा नमक डालते हैं ताकि वो पदार्थ बहुत दिन तक सुरक्षित रहे। कास्टिक सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, कपड़े का धोने का सोडा बनाने में और व्यंजक चूर्ण बनाने में नमक का उपयोग करते हैं। आप लोग पढ़े भी हैं साल्वे विधि वगैरह। फिर ORS सॉल्यूशन जानते हैं ना, सब पीते हैं। जब तबियत खराब होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है तो ORS का विलयन पीने को मिलता है। तो ORS का जो घोल होता है वो वही तो है, नमक और शक्कर का घोल। तो इन सब चीजों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है साधारण नमक। तो इतना था इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद खाने का सोडा के बारे में। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।